सोचिए अगर भारत का संविधान वैसा होता ही नहीं जैसा आज है। आज हम एक ऐसे दस्तावेज के बारे में जानेंगे जिसे लगभग भुला दिया गया है। एक ऐसा खाका जिसने शायद देश का भविष्य ही बदल दिया होता। ये था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का 1947 का मेमोरेंडम, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। चलिए जरा उस पल में वापस चलते हैं। साल है 1947। भारत एक आज़ाद मुल्क के तौर पर बस अपनी आंखें खोल ही रहा है। हवा में उम्मीदें हैं, बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन साथ ही एक गहरा सन्नाटा भी है। एक अनिश्चितता कि आगे क्या होगा, क्योंकि देश चलाने के जो नियम थे वो अभी लिखे जाने बाकी थे। और यही सवाल ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत ने जो रास्ता चुना, क्या वही अकेला रास्ता था या फिर कोई और खाका भी था, कोई और नज़रिया जो शायद पर्दे के पीछे ही रह गया। जी हाँ, आधिकारिक संविधान को फाइनल शेप दिए जाने से काफी पहले डॉक्टर अंबेडकर ने अपना खुद का एक बहुत ही डिटेल्ड प्रपोजल तैयार कर लिया था। और सुनिए, ये सिर्फ कुछ मांगों की लिस्ट नहीं थी, बल्कि ये एक ऑल्टरनेटिव संवैधानिक ढांचा था। इस दस्तावेज की जो शुरुआत है ना, वही अपने आप में एक क्रांति है। ये भारत में माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक होने के मतलब को ही पूरी तरह से बदल देता है। और इसका पूरा फोकस था अनुसूचित जातियों की उस खास स्थिति पर। अंबेडकर के अपने शब्द सुनिए, वो कितने जोरदार हैं। उनका तर्क था कि अनुसूचित जातियां सिर्फ एक और माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि वो एक अल्पसंख्यक से कहीं ज्यादा हैं। मतलब उनके साथ जो सदियों से ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उसकी वजह से किसी भी दूसरी माइनॉरिटी को दी जाने वाली आम सुरक्षा उनके लिए कभी भी काफी नहीं होगी। तो सवाल उठता है कि इन विशेष सुरक्षा उपायों का आखिर मतलब क्या था। इसका मतलब था सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर। ये इस बात को मानना था कि जब अन्याय असाधारण हो तो उसके समाधान भी असाधारण ही होने चाहिए। तो चलिए अब उनके विजन के पहले पिलर को देखते हैं, वो ठोस राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम्स जो उन्होंने सबसे कमजोर समुदायों की हिफाजत के लिए सोचे थे। ये वो बुनियादी सवाल था, वो पहेली थी जिसे अंबेडकर अपने संस्थागत डिजाइन से सुलझाना चाहते थे। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही मौजू है ना? और यहीं पर उनका एक सबसे कह सकते हैं कि साहसिक आइडिया सामने आता है। उन्होंने ब्रिटिश मॉडल को हटाने की बात की, जहां सरकारें अविश्वास प्रस्ताव से गिर सकती हैं। इसकी जगह अंबेडकर ने एक स्थिर कार्यपालिका का प्रस्ताव रखा, जिसे उसके कार्यकाल से पहले हटाया नहीं जा सकता। अब मकसद क्या था? पहला, स्थिरता, और दूसरा, जो कि बहुत अहम है, ये पक्का करना कि कैबिनेट में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हमेशा हो, चाहे बहुमत किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अंबेडकर ने एक और बहुत गहरी और अक्सर चुपचाप काम करने वाली समस्या पर ध्यान दिया, सामाजिक बहिष्कार। ये एक तरह का हथियार था जो बिना हिंसा के व्यवस्थित तरीके से वंचित जातियों के खिलाफ इस्तेमाल होता था। देखिए, उनका प्रस्ताव कितना डिटेल था। वो सिर्फ ये कहकर नहीं रुके कि बहिष्कार गैर कानूनी है। नहीं, उन्होंने उन खास कामों की एक पूरी लिस्ट बनाई जिन्हें अपराध माना जाएगा, जैसे किसी को घर या काम देने से मना करना या फिर दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाना। इससे कानून बिल्कुल साफ और असरदार बन जाता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जवाबदेही तय करने के लिए उन्होंने एक निगरानी सिस्टम का भी प्रस्ताव रखा। मतलब सिर्फ कागज पर अधिकार देना काफी नहीं था, ये भी तो देखना था कि असल में जमीन पर उन अधिकारों का सम्मान हो रहा है या नहीं। और अब हम आते हैं इस दस्तावेज के शायद सबसे क्रांतिकारी और सबसे कम समझे गए हिस्से पर। उनके आदर्श राज्य की आर्थिक संरचना कैसी होती? अक्सर लोग अंबेडकर को सिर्फ राजनीतिक अधिकारों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उनकी सोच इससे कहीं आगे थी। उनके लिए आर्थिक न्याय कोई बाद में सोचने वाली चीज नहीं थी, बल्कि वो तो संविधान की बुनियाद का हिस्सा था। और उनकी योजना बहुत ही व्यापक थी। देखिए, बड़े उद्योग, बीमा और यहां तक कि खेती भी सब कुछ राज्य के कंट्रोल में होता। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, दौलत और संसाधनों का फिर से बंटवारा करना, ताकि आर्थिक गैर बराबरी को जड़ से ही खत्म किया जा सके। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े बदलाव क्यों? ये कोटेशन उनके ही शब्दों में इसके पीछे का तर्क समझाता है। अंबेडकर के लिए सच्ची आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं हो सकती थी, उसे आर्थिक भी होना था। उनका मानना था कि अगर निजी क्षेत्र को बिना किसी कंट्रोल के छोड़ दिया जाए तो वो तानाशाही का ही एक दूसरा रूप बन जाता है। तो उनकी जो कोर फिलॉसफी थी वो ये थी कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा और कमजोर है जब तक उसे आर्थिक लोकतंत्र की नींव पर ना बनाया जाए।
और ये नींव उनके हिसाब से खुद संविधान के अंदर लिखी होनी चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने मुकम्मल, इतने क्रांतिकारी विजन का हुआ क्या? आखिरकार इसे अपनाया क्यों नहीं गया? तो एक बात जल्दी से देखें तो ये खाका क्या था? एक स्थिर और सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार, सामाजिक उत्पीड़न को एक अपराध बनाना, आर्थिक बराबरी के लिए राजकीय समाजवाद, और ये सब सुरक्षा उपाय संविधान के दिल में रखे जाते, जिन्हें कोई सरकार आसानी से बदल नहीं सकती थी। ये टाइमलाइन कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, ये एक असली प्रस्ताव था जिसे इतिहास के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर सामने रखा गया, लेकिन आखिर में एक दूसरा रास्ता चुना गया। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। उस सपने की विरासत क्या होती है जो कभी हकीकत बन ही नहीं पाया? और इस अलिखित संविधान से हम आज के भारत के लिए क्या सबक सीख सकते हैं?